हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस के सैम्पल पेपर थर्ड को। इससे पहले सेकेंड एंड फर्स्ट सैम्पल पेपर हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं। वहाँ पे जो सारे इंस्ट्रक्शंस थे वही सेम यहाँ पे भी फॉलो होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है सैम्पल पेपर फर्स्ट का, तो पहले उसको देखना, उसके बाद में सैम्पल पेपर थर्ड से कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रीवियस दोनों सैम्पल पेपर्स को मैं 2 पार्ट में वीडियो बना के कवर की थी, वैसे ही सेम यहाँ पे थर्ड वाले सैम्पल पेपर का भी होगा। तो ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ देखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जहाँ पे आपसे पूछा है द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ये तीनों सेम हो, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया है आपको न्यूरॉन, मैट्रिक्स, लिग्निन और टिश्यू। तो हम लोग को पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिश्यू। देन इसके बाद में आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस इज ऑलवेज। अब डिस्टेंस क्या होता है, तो पहली चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा। सपोज आप ए से बी तक ट्रैवल हुए, तो ए से बी तक जाने का ये जो आपका रूट होगा यही डिस्टेंस होगा, जो पूरा टोटल आप कितना कवर किए वो चीज़। अब चाहे आप किसी भी वे से होके जाओ, कैसे भी होकर के आप बी तक पहुँचो, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या हो गया इनमें, कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक गए तो टोटल कौन सा पाथ आप ट्रैवल किए, मतलब किस वे में गए, वो आपका डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट जो आप पाथ यूज़ किए थे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप किसी भी वे से मुड़ के जाओ तो ये पूरा ही जो है वो काउंट होगा इसमें, कहाँ पे, डिस्टेंस में, कि आप किस रास्ते से गए। तो डिपेंडेंट होता है वो पाथ पे। और डिस्टेंस ऑब्वियस है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुए, मतलब मूवमेंट हुआ है, तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए आंसर करोगे आप ऑप्शन बी, पॉजिटिव। देन इसके बाद पूछा है थर्ड क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो हर एक किसी ना किसी का जनरल फार्मूला है ही। तो एल्कीन के लिए यही है CnH2n। ए ऑप्शन जो दिया है वो आपका इसमें आंसर होगा। अब अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो ये आता है एल्किल ग्रुप्स के लिए। जब हम लोग एल्किल ग्रुप लिखते हैं ना, फिर इसमें कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। देन CnH2n-2 ये होता है एल्कीन्स के लिए। एंड इसके बाद में CnH2n+2 ये होता है एल्केन्स के लिए। तो डबल बॉन्ड वाला ईन है तो 2n, और उसके बाद में -2 दिया है तो एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद +2 दिया है तो एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेसेस। कंप्रेस्ड स्प्रिंग मतलब जिसको हम लोग, कोई एक स्प्रिंग है जिसको दबा कर रखे हुए, तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा उसके अंदर में, क्योंकि ये स्टैटिक फॉर्म में है, रुका हुआ है, तो इसके अंदर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी स्प्रिंग को जब रिलीज करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। देन इसके बाद में लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, दी ऑर्गेनिज्म दैट प्लेस रोल इन मेकिंग कंपोस्ट मैन्योर इज। तो कंपोस्ट मैन्योर बनाने के लिए अर्थ वॉर्म काम आता है, क्योंकि इसके जो बरोइंग्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, उसके अलावा एरेट भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ वॉर्म। इसके अलावा लिजार्ड, फ्रॉग या कॉक, ये सब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है ना जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट रहें, तो अर्थ वॉर्म आंसर हो जाएगा। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन के बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन इज। तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसके 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो वो लिख देंगे। देन डैश स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल्स इन 1674। तो 1674 में लिविंग सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टडी किए थे वो है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोलेरा इज कॉज्ड बाई। तो कोलेरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, वो है विब्रियो कोलेरी, तो वो लिखेंगे। देन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन टोटल 4 वैलेंसी शो करता है, जो इसकी वैलेंसी है वो 4 होती है। हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं ए एंड बी, और इसको मैच करना है। तो फर्स्ट दिया है मस्क्यूलर फोर्स। तो मस्क्यूलर फोर्स, अब आप ऑप्शंस देखोगे तो दिख रहा है फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, यहाँ डी में, तो ये यहाँ मैच हो जाएगा। देन मिक्सचर, तो मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, तो वो हम लोग यहाँ मैच कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल दिख रहा है। तो जब ये 2 डिफरेंट रेडिकल्स आपको दिख रहे हैं तो उनको आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 चार्ज भी है, तो यहाँ कन्फ्यूजन आएगा। बच गया ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ये आपको पता ही है। तो इतना हो गया। अब इन दोनों को जब आपको मैच करना है तो आप याद करो, जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ एसिडिक, और जो पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा वो बेसिक हो जाएगा।
देन आते हैं नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर्स पे। तो यहाँ तक तो सारा ऑब्जेक्टिव था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड से आते हैं अब। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है बाय विच organic substances are broken down into simpler compounds by microorganisms like bacteria, fungi and other decomposers। तो बायोडिग्रेडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन किया जाता है सिंपल कंपाउंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस के थ्रू। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं या फिर अदर डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही आप याद करना डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके मोशन के वजह से उसमें जो एनर्जी होगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेम यहीं पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का लिखे तो मोशन की जगह रेस्ट लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। या क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वो दोनों उसका डेफिनेशन हो जाएगा। देन आते हैं ट्रांसपीरेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इनमें प्रेजेंट स्मॉल ओपनिंग्स जिसको कि स्टोमेटा बोलते हैं वहाँ से रिलीज होता है। हाँ, ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिखना ऑन द लोअर रीजन ऑफ लीव्स। देन इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बेसिक डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अलग से कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में यहीं पे ही लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड। आप टोटल कितना पाथ को ट्रैवल किए, जैसे मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए ना, ए से बी तक आपको जाना है तो आप जिस भी वे से होके गए थे वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ एवोगेड्रो नंबर, राइट इट्स वैल्यू। तो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में जो वैल्यू याद किए थे वही इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और एवोगेड्रो नंबर क्या है, तो इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का, उसमें जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, अब पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर। और वो वैल्यू फिक्स्ड है 6.022 इंटू 10⁻23 ही होता है। देन इसके बाद में आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ उसमें नहीं मिलेगा पेपर में। अब यहाँ पे ये जो सैम्पल पेपर बनाया हुआ था तो यहाँ ये इसको रिपीट कर दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर 3 मार्क्स में पूछ रहा है तो चेंजेस क्या है, वही सेम आंसर यहाँ पे भी है, लेकिन अब इसके लिखने का तरीका चेंज हो गया, हम लोग इसको कॉलम्स में लिख दिए हैं। एंड 3 डिफरेंस दैट मीन्स ये 3 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली हम लोग 3 पॉइंट्स लिखेंगे सफिशियंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉलम बनाएंगे, फिर सेम वही चीज़ें लिखेंगे जो हम लोग अभी जस्ट देखे थे। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन या फिर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन। देन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। देन इसके बाद में एट्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ यूग्लिना। तो सिर्फ डायग्राम बोला है तो सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें मैं आपको बार बार बताई हूँ कि नीचे हमेशा मेंशन करना होता है कि आप फिगर किस चीज़ का बनाए हो, उसके अलावा आपको यहाँ पे लेबलिंग करना होता है। तो लेबल डायग्राम बोला है तो लेबलिंग तो करेंगे ही, और उसके बाद में नीचे फिगर ज़रूर मेंशन करेंगे कि किस चीज़ का वो डायग्राम है। एंड इसके अलावा बस एक नीट डायग्राम होना चाहिए, तो बस इतना रहे कि आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हों। तो जैसे यहाँ पे ये सबसे ईजीएस्ट डायग्राम मुझे लगा इसलिए मैं ये बनाई, और यही आप लोग वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो बस टोटल यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको 6 ही लेबलिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड 3 मार्क्स के लिए बस एक नीट डायग्राम बनाना सफिशियंट है। देन इसके बाद आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पे देखना है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम जो है वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है,
सिर्फ अगर यहाँ पे थ्योरी भी लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा, लेकिन क्योंकि ब्राउनियन मोशन का डायग्राम जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था तो मैं बना दी। प्लस दूसरा रीज़न यहाँ पे ये था कि अगर सेम क्वेश्चन आपको सेपरेटली 3 मार्क्स में या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स में दिख जाता है तो वहाँ पे तो हम लोग ड्रॉ करेंगे ना इसको, ताकि आंसर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो आपके पास में ऑलरेडी पॉइंट्स रहें कि हाँ वहाँ पे आपको टोटल कितना लिखना है, उसके लिए मैं यहाँ पे बना दी हूँ। नाउ ब्राउनियन मोशन क्या है, ये रैंडम कंटिन्यूअस मूवमेंट है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। जब उनको किसी भी फ्लूइड में, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसमें सस्पेंड कर दिया जाता है फ्रीली और उनके बीच में कोलिजन होने लगता है, क्योंकि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उस मीडियम में फास्टली मूव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे, अगर उनको हम लोग वाटर में डाल दें तो वो रैंडमली वहाँ पे मोशन करने लगेंगे और इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। और यहाँ पे फिगर हो गया ब्राउनियन मोशन का, तो ये बना सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट के लिए भी मैं डायग्राम बनाई हूँ, लेकिन हाँ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना ये डायग्राम, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए बस दोनों का आप डेफिनेशन ही लिखना। लेकिन अगर टिंडल इफेक्ट अलग से कभी पूछ देता है तब वहाँ पे आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। नाउ टिंडल इफेक्ट क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स मेकिंग द लाइट बीम विजिबल इन अ मीडियम, यानी कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू लाइट का स्कैटर होना, जिसके वजह से जो बीम ऑफ लाइट है ना वो विजिबल हो जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप कभी किसी फॉरेस्ट में अगर मूव हो रहे हो या फिर किसी डस्टी रूम में हो, तो जो सनलाइट आता है, अगर कभी किसी भी विंडो से मान लो अगर किसी डस्टी रूम के अंदर सनलाइट आ रहा है तो आपको रे ऑफ लाइट विजिबली दिखाई देता है। बाकी बाहर में भी तो सनलाइट है लेकिन रे ऑफ लाइट जो है वो नहीं दिखेगा, लेकिन उस डस्टी रूम में वो सनलाइट जो है उसका रे ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो लाइट है वो स्कैटर हो रहा है। और सेम वैसे ही दूसरे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे आपको स्कैटरिंग के, तो ये लिख सकते हैं जैसे कि किसी भी डस्टी रूम के अलावा अगर कोई अंधेरे वाला रूम है वहाँ पर भी डस्ट है तो उससे भी, या फिर नहीं भी है तो जैसे अंधेरा है बस, तो किसी भी विंडो से अगर लाइट आएगा तो आपको वहाँ पर दिखता है और डस्ट के पार्टिकल्स भी विजिबल रहते हैं। हालांकि वो अभी भी आसपास में प्रेजेंट है लेकिन वो दिखेगा नहीं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, मेक आइसोमर्स ऑफ C5H12। अब इसके लिए फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम, और आपको बनाने हैं आइसोमर्स, यानी कि आइसोमर्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आइसोमर होता क्या है। तो आइसोमर्स वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। अब 5 कार्बन दिया है तो सबसे पहले 5 कार्बन को सीधा सीधा लिख सकते हैं। उसके बाद में सबके बीच में आप सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना। अब इसके बाद आपको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये वाला कार्बन कॉर्नर पे था तो ऑब्वियसली इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे। सेम वैसे इधर टर्मिनल वाला भी, इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। बीच के बचे हुए दोनों तीनों कार्बन के हम लोग देख रहे हैं 2 2 बॉन्ड बना है। जैसे ये वाले कार्बन का देखो यहाँ और यहाँ 2 बॉन्ड हुआ, इस वाले कार्बन का देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड हुआ और इस वाले कार्बन का देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड हुआ, यानी कि सबके 2 2 बॉन्ड हुए हैं। तो आपको 2 2 हाइड्रोजन लगाना है क्योंकि टोटल 4 होगा कार्बन के लिए। तो ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे एन पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन। अब अगर आप काउंट करोगे तो दिखेगा कि हाँ 5 कार्बन और टोटल 12 हाइड्रोजन जो है, 12 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज़, अब ये एल्केन था कि एल्कीन था या एल्काइन था, ये भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को जनरल फार्मूला पता ही है सबका। तो C5H12 दिया है तो हम लोग वैल्यू पुट करें। जैसे एल्केन के लिए एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 पुट करोगे अगर, तो h का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 2 × 5 10 + 2 12 आ जाएगा। तो इस फार्मूला में अगर वो फिट बैठ रहा है मतलब कि ये एल्केन है, तो हम लोग एल्केन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर इस फार्मूला में नहीं बैठा तो हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेंगे CnH2n का, जो कि एल्कीन का फार्मूला है। अगर इसमें भी नहीं हुआ तो फिर CnH2n-2 का, जो कि एल्काइन का फार्मूला है। तो इन सब में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं एंड उनके बेसिस पे पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल जो मिला है वो एक्चुअल में है क्या। तो पहली चीज़ तो बन गया कि हाँ वो क्या था, एल्केन है और वो नॉर्मल पेंटेन हम लोग बना लिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 की जगह 4 कार्बन का चेन बनाए और एक कार्बन को सब्सटीट्यूएंट लगा दिए। किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ या यहाँ लगाओगे तो वो तो वापस चेन में ही काउंट हो जाएगा। इसलिए बीच के जो 2 बच रहे हैं इनमें से कहीं पे भी लगाएंगे तो ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड टाइम पे क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन बनाएंगे और इस बार 2 सब्सटीट्यूएंट लगा देंगे। अब उस केस में देखोगे कि हाँ टोटल 5 कार्बन फिर से यूटिलाइज हो गया और अभी जो बना है स्ट्रक्चर उसका नेम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो वैसे करके हम लोग टोटल 3 आइसोमर्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं C5H12 के। अब इसके अलावा आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल सकता है कि वैल्यू चेंज कर दें, मतलब C5H12 की जगह कोई दूसरा कंपाउंड दे दे, लेकिन ऐसे ही आपको बनाना है।
नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन में, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यहाँ पे m छूट गया है क्वेश्चन में, मास m एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है किसी भी बॉडी के लिए जिसका कि मास m है और अर्थ के तरफ अगर वो मूव हो रहा है तो उसमें अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन तो आएगा ही। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो फॉल हो रहा है नीचे, तो ऑब्वियसली जैसे आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो वो नीचे गिरेगा, तो वो पहले आप जितना भी उसमें अगर फ्रीली बस ऐसे ड्रॉप किए हैं, मतलब इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो ही रहेगा। आप सिर्फ ड्रॉप किए थे कोई पर्टिकुलर स्पीड के साथ तो उसको दिए नहीं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अर्थ के पास अपना ग्रेविटी है तो ऑब्वियसली वो उसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यही एक्सेलरेशन के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। नाउ सपोज करो कि जो बॉडी मिला था उसका मास m है और उसको हम लोग प्लेस किए हैं अर्थ की सरफेस पे। अर्थ जो है वो एक्सर्ट कर रहा है एक फोर्स और उस फोर्स को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F से। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि F विल बी इक्वल टू G m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे F हम लोग देख ही लिए कि ये है फोर्स एक्सर्टेड बाई अर्थ, और m हम लोग स्मॉल वाला जो m है वो देखे हैं वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये जो g है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद जो ये r यूज़ किए हैं उस r का को बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और ये भी फिक्स्ड है क्योंकि अर्थ का रेडियस तो अपना एक है ना, वो चेंज नहीं होता है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसके बाद में ये जो कैपिटल M है ये डिनोट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, और अर्थ का जो मास है वो भी फिक्स्ड है तो इसका वैल्यू भी याद करना पड़ेगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। अब क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो फ्रीली गिर रहा है, दैट मीन्स जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको कि जी से डिनोट किया जाता है। तो ये वाले एक्सेलरेशन को हम लोग जी से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ विल बी इक्वल टू एम जी। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करना है। इक्वेशन 2 तो ये रहा, और इक्वेशन 1 जो अभी हम लोग ऊपर में यहाँ पास देखे थे ये वाला इक्वेशन है, तो दोनों को इक्वेट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये एफ का वैल्यू है, मतलब जो एफ लिखे हैं इसमें वैल्यू पुट कर देना है कि एम जी, जो हम लोग अभी देख रहे हैं एम जी, तो एम जी यहाँ रखना है और इक्वेट करना है क्योंकि दोनों तो फोर्स का ही वैल्यू था। तो इक्वेट करेंगे तब उस केस में आपको क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से एम जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ ये दोनों एम हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बच रहा है जी इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ यही वो इक्वेशन है जो कि वहाँ पे आपको डिराइव करने के लिए बोला था। साथ ही में हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे वैल्यूज फिक्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग वो सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हाँ यहाँ पे स्क्वायर लगाना छूट गया है, यहाँ क्योंकि आर स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ स्क्वायर लगाना तो वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा वैल्यू आपको दिखा तो ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको बोला है डिराइव द फॉर्मूला, तो आप क्या कर सकते हो कि ये सारे वैल्यूज़ को नहीं पुट किए, यहाँ पे ये मत लिखना, आप ये इक्वेशन लिखे एंड इन चीज़ों को सिर्फ मेंशन किए। उसके बाद जब आप नीचे आओगे इसको सॉल्व करते हुए, तो फिर यहाँ तक लाके आप अपने आंसर को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग वैल्यूज़ वहाँ याद करने बोली थी वो वैल्यू कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जी को कैलकुलेट करने में। तो जी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करने बोला है, मतलब यहाँ तक, तो वो भी सफिशियंट है। लेकिन अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे देगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन वाला वैल्यू भी आपको पुट करके यहाँ पे दे दी हूँ। अब आते हैं और में, क्योंकि 11th क्वेश्चन से आपको ऑप्शन मिलना स्टार्ट होता है, तो डिराइव करना है एक इक्वेशन ऑफ मोशन। वो इक्वेशन क्या दिया है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफिकल मेथड से। तो एक ग्राफ कंसीडर करो जो यहाँ पे दिया हुआ है ये, और ये ग्राफ आपको जैसा आपके टेक्स्ट बुक में है एग्जैक्टली वही है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम लोग डिराइव करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एस के लिए हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो ये वैल्यू आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग को फाइंड करना है। नाउ अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ग्राफ से कि एस का वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी। ओ यहाँ पे दिया है, ये ए दिया है, यहाँ बी दिया है और यहाँ डी दिया है, तो ये जो फिगर बन रहा है इसका एरिया। नाउ इस फिगर का एरिया निकालने के लिए हम लोग को दिखेगा कि एक रेक्टेंगल है और उसके बाद में ये एक ट्रायंगल है, तो इन दोनों का एरिया हम लोग को ऐड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, तो ओ ये ए ये सी और ये डी, इस रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसका एरिया, ये दोनों सम अप करेंगे। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या लोगे, हाफ लेंथ इंटू
बेस उसका रहता है, मतलब हाइट इंटू बेस जो रहता है वो वाला फॉर्मूला। तो अभी आप क्या करो, देखो ओ ए और ओ डी जो यूज़ किया है उसका क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, थोड़ा फिगर साथ में देखना पड़ेगा क्योंकि। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ दिख रहा है ओ डी और ये ओ ए, ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। और वही हम लोग को जब ट्रायंगल के लिए निकालना है तो हाफ करेंगे, बेस का वैल्यू लेंगे और उसके बाद उसका हाइट लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट किया है, बेस और हाइट को। तो ए सी और बी सी लिया है उसका बेस और हाइट, और यहाँ पे उसका लेंथ और ब्रेड्थ। अब इसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ, और उसके बाद में जो कॉमन था यानी कि ओ डी इंटू बी सी। अब ये यू टी और हाफ हम लोग क्यों लिए, तो ओ ए और ए सी का वैल्यू यहाँ पास दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में यू का वैल्यू क्या रहता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, और टी मतलब टाइम। तो उन वैल्यूज़ को हम लोग पुट किए, नेक्स्ट आगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो ओ डी और बी सी क्या है। अब फिर फिगर में आते हैं हम लोग, तो ओ से डी तक जो दिया है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और बी से सी तक भी जो दिख रहा है आपको वो वैल्यू है इसका वेलोसिटी का जो चेंजेस आ रहा है वो। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पास फिर पुट करेंगे। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें ये हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनमें यू टी इक्वल्स टू हाफ टी, और ब्रैकेट में लिखे वी माइनस यू, और ब्रैकेट में टी, ब्रैकेट के बाहर में आप टी लिए। नाउ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू जो है वो तो ए के इक्वल होता है, मतलब एक्सेलरेशन के। तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे, सेम वही टी इंटू टी आपका वैसे ही है। नाउ टी इंटू टी मीन्स टी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट अब 12th क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रीच एन आइलैंड वेयर देर इज़ नो लिविंग एलिमेंट एक्सेप्ट यू, राइट एन आर्टिकल। तो आप किसी एक ऐसे आइलैंड पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है आपके अलावा, तब वहाँ पे क्या होगा उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, इफ़ आई रीच एन आइलैंड वेयर विथ नो लाइफ सर्वाइवल वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर मैं किसी एक ऐसे आइलैंड पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे लाइफ ही नहीं है तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। देयर वुड बी नो फूड, नो वाटर, नो शेल्टर। ना तो वहाँ पे फूड है, ना वाटर है, और ना ही शेल्टर है। विदाउट प्लांट्स देयर वुड बी लेस ऑक्सीजन मेकिंग ब्रीदिंग हार्ड। अब क्योंकि वहाँ पे कोई भी लिविंग एलिमेंट नहीं है ना, तो प्लांट्स भी तो लिविंग एलिमेंट में आता है, दैट मीन्स वहाँ पे प्लांट्स भी नहीं है। तो आपके सर्वाइवल के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम है, तो ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नो एनिमल्स और बर्ड्स वुड मेक द आइलैंड फील लोनली एंड स्ट्रेंज। अब वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स नहीं है, मतलब बर्ड्स एंड एनिमल्स भी नहीं हैं, तब उस केस में जो आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा लोनली भी हो जाएगा और बहुत स्ट्रेंज भी लगेगा। एंड विदाउट लाइफ द आइलैंड वुड बी ड्राई एंड एम्प्टी। वहाँ पे कुछ भी लाइफ नहीं है, दैट मीन्स वो पूरा आइलैंड कैसा होगा, एकदम ड्राई और एकदम खाली। सो फाइंडिंग वाटर एंड द वे टू एस्केप वुड बी माई ओनली होप। तो मेरा इकलौता होप क्या रहेगा वहाँ पर, कि मुझे वाटर मिल जाए, और उसके अलावा मैं कैसे वहाँ पे एस्केप कर पाऊँ वहाँ से। सो दिस शोज़ हाउ इम्पोर्टेंट नेचर इज़ फॉर सर्वाइवल। ये बताता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। इसके बाद फिर और करके 12th क्वेश्चन में भी, क्योंकि यहाँ 11th से तो आपको सब में ऑप्शन मिलने लगता है। यहाँ पे बोल रहा है, अर्थवॉर्म इज़ आवर फ्रेंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये हम लोग 8th में भी पढ़े हैं, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोलते थे। तो हमारा फ्रेंड कैसे हुआ ये आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो अर्थवॉर्म इज़ आवर फ्रेंड जो दिया है स्टेटमेंट वो लिख देंगे, बिकॉज दे हेल्प इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाई ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स विथ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो वो क्या करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाई ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स, मतलब डेड प्लांट्स को ब्रेक करके नेचुरल फर्टिलाइजर्स वो फॉर्म करते हैं। नाउ इनके जो बरोइंग्स होते हैं वो सॉइल को सॉफ्ट और एयरी बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है, और जो रूट्स हैं उनको ईजिली ग्रो होने में यहाँ पे हेल्प मिलता है। इसके अलावा अर्थवॉर्म जो है वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, क्योंकि वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं अपने एक्टिविटीज़ से। उसके अलावा इनका जो प्रेजेंस है वो फार्मिंग वाला जो लैंड होता है उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देता है, क्योंकि इन लोग क्या किए थे, यहाँ पे इसकी फर्टिलिटी को इन्हांस किए थे। इसके बाद इनका जो प्रेजेंस है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, और इनको सॉइल में रहने देने से जो सॉइल है वो और ज़्यादा हेल्दी होगा, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर भर जाएंगे, और जो अर्थवॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है बोथ फार्मर्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। तो ये हो गया कि क्यों अर्थवॉर्म जो है वो हमारा फ्रेंड है।
तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 13 से जो है हम लोग वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डील करेंगे, मतलब पार्ट 2 में। तो सैम्पल पेपर 3 का पार्ट 2 फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.